Hello students, we are doing differentiation of vectors. डिफ्रेंशिएशन आपने 12th क्लास में की है पहले, तो यहाँ भी हम उसी तरह से डिफ्रेंशिएशन ही करेंगे, बट यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो वेक्टर्स होंगे। तो उससे रिलेटेड वेक्टर्स में डिफ्रेंशिएशन किस तरह से करते हैं उसके लिए हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स चाहिए, कुछ बेसिक टर्म्स चाहिए जो आपको आनी चाहिए, तो वो हम पहले डिस्कस करते हैं। देखो, f इज अ फंक्शन फ्रॉम d इज अ सबसेट ऑफ r। d क्या है? सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का। f एक फंक्शन लिया हमने d से r पे, यहाँ से d से हमने t उठाया, f ऑफ t एक एलिमेंट t उठाया। ये f ऑफ t कहाँ जाएगा? ये r में जाएगा। तो इस फंक्शन को हम कहेंगे स्केलर फंक्शन, क्योंकि f मैंने एक जो एनी फंक्शन लिया है, f एनी फंक्शन लिया है, f ऑफ t फिर रियल नंबर्स में जाएगा और f ऑफ t फिर से एक रियल नंबर होगा, और इस जब f ऑफ t रियल नंबर में जाएगा और इसको हम कहेंगे स्केलर फील्ड। और अगर हम ये ले लेते हैं f एक वेक्टर, और ऐसे ही हम d टू r चलते हैं और यहाँ से t एलिमेंट उठाते हैं, तो f ऑफ t ये जो है ये फंक्शन ये भी r में जाएगा, बट दिस फंक्शन इज वेक्टर फंक्शन, क्योंकि इस फंक्शन में ये जो फंक्शन जाएगा, ये जो एलिमेंट बनेगा वो अगेन एक वेक्टर होगा। यहाँ पे t आपने यहाँ से उठाया, f ऑफ t अगेन एक रियल नंबर बना था जो कि वेक्टर में था, एक स्केलर था, इसलिए इसको स्केलर फंक्शन बोला। अगर यहाँ से आप एक वेक्टर f लेते हैं और वो t पे लगाते हैं, ये फंक्शन वेक्टर फंक्शन इसलिए बोलेंगे क्योंकि जब ये R में जाएगा, जो इसकी इमेज होगी, मीन्स इसकी इमेज भी एक वेक्टर होगी। जब फंक्शन एक एलिमेंट की इमेज फिर से एक वेक्टर उठाया आपने, उसकी एलिमेंट की इमेज अगर फिर से एक वेक्टर बनती है तो हम कहेंगे दिस इज द वेक्टर फंक्शन, और उस फील्ड को कहेंगे वेक्टर फील्ड। तो ये कैसा दिखाई देगा? देखो, f ऑफ t ये उधर जाकर यहाँ पर R में आपको कैसा दिखाई देगा? ये ऐसे दिखाई देगा, f1t i प्लस f2t j प्लस f3t k। ये अलग से ये जो है, ये कंपोनेंट्स जो है ये भी फंक्शन होंगे, t के फंक्शन होंगे, बट ये स्केलर फंक्शन होंगे। ये देखना, ये स्केलर फंक्शन होंगे। और ये जो आपका ये हमारा होता है राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर सिस्टम जो होता है, तो इसमें राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर सिस्टम में जहाँ पे ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं i j k, तो इसके साथ यहाँ पर f1t और यहाँ पे f2t और यहाँ पे f3t ये होगा। और यहाँ पर जैसे पोजीशन वेक्टर में होता है ना xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, अब वेक्टर फंक्शन में क्या होगा? ये f1t f2t f3t ये क्या है? ये स्केलर कंपोनेंट्स हैं, ये वाले f3t है। और अगर इसको साथ में ले लें, i j और k के साथ ले लें, तो फिर ये वेक्टर कंपोनेंट्स हो जाते हैं। तो अब इसके बाद बात करते हैं हम लिमिट ऑफ ए फंक्शन की, क्योंकि हमें कहाँ जाना है? डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स तक जाना है। तो उसके लिए आपको पता है, पहले हमने जो 12th क्लास में किया वो तब भी हम ऐसे करते हैं। पहले हम फंक्शन की लिमिट देखते हैं, लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है, फिर देखते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, व्हेन लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द फंक्शन एट दैट पॉइंट देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। फिर होता है कि एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फिर हम वहाँ से डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल सेम यहाँ भी हम वैसे करेंगे जैसे आपने 12th क्लास में किया। लिमिट ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, जैसे आप नॉर्मली एक फंक्शन की लिमिट डिसाइड करते हैं स्केलर फंक्शन की, उसी टाइप से ही वेक्टर फंक्शन की डेफिनेशन है। सिर्फ आप यहाँ पे एरो लगा देंगे, लिमिट f ऑफ t, ये वेक्टर फंक्शन ले लिया, t टेंड्स टू t नॉट, दिस इज इक्वल टू a। लिमिट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन इज इक्वल टू a इफ t टेंड्स टू t नॉट। और इन अदर वर्ड्स हम जो दूसरी डेफिनेशन लेते हैं वो ऐसे लेते हैं, a function f(t), a vector function f(t) has a limit a with as t tends to t naught, then for epsilon greater than 0 however may be small, ये very small positive quantity epsilon ले देते हैं, however may be small, for epsilon greater than 0, if for epsilon greater than 0 there exists a positive integer, there exists a positive quantity, very small positive quantity delta greater than 0, such that mod of
such that mod of f of t minus a is less than epsilon whenever 0 is less than mod of t minus t naught is less than डेल्टा। ये डिफरेंशिएबिलिटी की बुक में भी, डिफरेंशिएबिलिटी के चैप्टर में भी शायद आपने किया होगा। तो ये जो है ये अनदर डेफिनेशन ऑफ इसकी है लिमिट की, कि फंक्शन लिमिट t टेंड्स टू t नॉट एफ टी इज इक्वल टू a। और अगर हम यही बात करते हैं, आपको पता है कि व्हेन लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट देन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब हम यहीं पर इसी फंक्शन एफ टी को कहेंगे दिस फंक्शन एफ टी इज कॉन्टिन्यूस एट f0 f of t naught। दिस फंक्शन एफ टी इज कॉन्टिन्यूस एट f of t naught if क्या होगा, if लिमिट एफ टी t टेंड्स टू t naught इज इक्वल टू f of t naught। ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं फंक्शन एफ टी इज कॉन्टिन्यूस एट एफ टी नॉट इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड ऑफ एफ टी माइनस एफ ऑफ टी नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन whenever 0 is less than t minus t naught is less than delta और mod of t minus t naught is less than delta। ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोड वैसे ही ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये जीरो ये नहीं भी लिखते तो इतना भी लिखते हैं तो भी ठीक है। तो ए फंक्शन हाउ वेक्टर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ये हमने कर लिया, वेक्टर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, राइट। तो इसके बाद वेक्टर फंक्शन कॉन्टिन्यूस कर लिया। इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ कि कांस्टेंट वेक्टर क्या होता है। कांस्टेंट वेक्टर क्या होता है, ये फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू 2i + 3j + 4k इज अ कांस्टेंट वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट होते हैं। वो क्या होता है, कांस्टेंट वेक्टर होता है। देखो ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मोड ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या होगा, 4 + 9 + 16 अंडर द रूट, कितना हुआ, √29 हुआ। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2 3 4 फिक्स डायरेक्शन रेशियोज है। तो ये क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है। फिर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और वेरिएबल डायरेक्शन हो, वो कैसे होगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट इस वेक्टर का, ये जो वेक्टर मैंने लिखा है कोस, इसके जो कंपोनेंट्स हैं कोस टी साइन टी और 1 है, तो कोस के टी प्लस साइंस के टी प्लस 1 अंडर द रूट, ये आ गया √2। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जो डायरेक्शन रेशियोज है कोस टी साइन टी और के, कोस टी और साइन टी वेरी करेंगे जैसे ही इसमें टी वेरी करेगा। टी की अलग अलग वैल्यूज डालने से कोस टी और साइन टी की वैल्यूज अलग अलग जाएंगी, मीन्स इसके डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। और फिर होता है कांस्टेंट, जैसे इसमें वेरिएबल डायरेक्शन, कांस्टेंट डायरेक्शन और वेरिएबल मैग्नीट्यूड जैसे ये है, इसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या है, 2t 3t 4t। इसका मैं अगर मोड ऑफ एफ निकालती हूँ तो ये आता है √29t। इसमें t है, जैसे जैसे हम t की डिफरेंट वैल्यूज डालेंगे तो वैसे ही मोड ऑफ एफ की वैल्यूज डिफरेंट आती जाएंगी। तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। डायरेक्शन सेम है, क्यों है, डायरेक्शंस क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है 2t 3t 4t, तो t सब में से डिलीट हो जाएगा, सेम है, राइट। तो प्रोपोर्शनल, दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस, राइट। तो इट मीन्स इसकी जो डायरेक्शंस है वो हमेशा ही सही सेम रहेंगी। तो कांस्टेंट डायरेक्शन है बट मैग्नीट्यूड जो है वो वेरी कर रहा है। तो दिस वेक्टर हैज कांस्टेंट डायरेक्शन बट वेरिएबल मैग्नीट्यूड। इस तरह से हमने कुछ अलग अलग टाइप्स के वेक्टर बताया मैंने आपको। तो इसके बाद हम फाइनली मूव करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो आपको वेक्टर्स के लिए रिक्वायर्ड थी डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स के लिए। तो देखो अब हम मूव कर रहे हैं व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि हमने कॉन्टिन्यूटी कर ली है, लिमिट कर ली है, तो डिफरेंशिएशन देखो कैसे करेंगे। लेट r इज इक्वल टू वेक्टर फंक्शन जो अभी हमने बनाया था, r इज इक्वल टू एफ टी। फिर आपने पीछे 12th क्लास में भी किया है, अब भी किया होगा आपने डिफरेंशिएशन के इसमें सब्जेक्ट में, टेकिंग इंक्रीमेंट, स्मॉल इंक्रीमेंट बोथ साइड्स, इधर डेल्टा r का इंक्रीमेंट हो जाएगा और इधर इंक्रीमेंट t प्लस डेल्टा t, ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट लिया r प्लस डेल्टा r। देखो ये क्या था, वेक्टर था r,
इसमें मैंने डेल्टा आर वेक्टर इंक्रीमेंट लिया है। ये टी क्या है, टी स्केलर है। अभी मैंने आपको डिफाइन किया था कि एफ क्या है, फ्रॉम डी टू आर है, तो टी एक स्केलर है, डी किसका सबसेट था, रियल नंबर्स का। तो उसमें जो डेल्टा टी मैंने इंक्रीमेंट लिया है वो एक स्केलर ही लिया है। देखो वेक्टर, ये जो एरो है, एरो वेक्टर के लिए होता है, इसको बड़े ध्यान से लगाना और समझना है, जहाँ नहीं लगा उसका क्या मीनिंग है, जहाँ लगा है वहाँ पे क्या मीनिंग है। तो 2 में से आप 1 इक्वेशन माइनस कर दें। देखो आर प्लस डेल्टा आर माइनस आर इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी, राइट। अब यहाँ पर ये क्या है, इसको माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा आपके पास, डेल्टा आर रह जाएगा, इधर एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी डिवाइड बाय डेल्टा टी, दोनों साइड पे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, दोनों साइड पे अगले अगले स्टेप में डालते जाएंगे। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, डी आर बाई डी टी होता है, डी आर बाई डी टी, मैं यहाँ वेक्टर लगा रही हूँ। और ये क्या है, ये डी आर बाई डी टी मीन्स ये क्या, ये डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ही है, जिसको आप एफ डैश टी लिख सकते हैं, ठीक है। डी बाई डी टी ऑफ एफ भी लिखा जा सकता है, कैसे भी इसको आप लिख लो। एफ ये वेक्टर है, यहाँ भी वेक्टर लगेगा, राइट। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। और ज्योमेट्रिकल इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ओ पी लेते हैं अब आर, और ओ क्यू लेते हैं आर प्लस डेल्टा आर, इनको माइनस करेंगे तो डेल्टा आर ये आएगा, ये डेल्टा आर ये आ जाएगा, माइनस करेंगे जब एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर फंक्शन, राइट। तो इसके बाद देखते हैं अब हमें और क्या क्या करना है। इसके बाद हम कुछ थ्योरम्स करेंगे। ये वही थ्योरम्स हैं जो आपने पीछे डिफरेंशिएशन में की हैं, स्केलर फंक्शंस में डिफरेंशिएशन में जो थ्योरम्स की हैं, अब हम वही थ्योरम्स वेक्टर फंक्शन में कर रहे हैं। थ्योरम फर्स्ट कर रही हूँ मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट वेक्टर इज अ जीरो वेक्टर। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट वेक्टर मतलब आपके पास एफ टी क्या है, एफ टी सी है, सी इज कांस्टेंट, सी इज कांस्टेंट मतलब एफ टी इज इक्वल टू 4 5 कुछ ऐसा नंबर है, सी इज कांस्टेंट, सी बिलोंग्स टू आर, राइट। और आपने इसकी डिफरेंशिएशन निकालनी है। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट वेक्टर इज जीरो वेक्टर, ये जीरो वेक्टर आना चाहिए। कैसे, देखो इसी में डाल दो, आर इज इक्वल टू एफ टी इज इक्वल टू सी ले लिया आपने, राइट। तो आर प्लस डेल्टा आर, एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी जब करेंगे, देखो आर प्लस आपने लेफ्ट साइड में आर प्लस डेल्टा आर किया, राइट साइड में जो आपका एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी है, ये जो है इक्वेशन नंबर 1 इसको ले लो, और आर इज इक्वल टू एफ टी ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, आर प्लस डेल्टा आर एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू सी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो तो कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, देखो कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, एफ एक्स इज इक्वल टू सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब कुछ भी ले लें, f1 f2 f3 कुछ भी लेते जाइए, हमेशा ही सी रहेगा। चाहे इसमें आप डेल्टा टी कर लें, चाहे कुछ भी इंक्रीज कर ले, डिक्रीज कर ले, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब यही होता है कि वो हमेशा ही सी रहेगा, हमेशा वही आंसर आएगा उसका। तो अब ये बिल्कुल ऑन द सेम लाइंस आपने चलना है। जितनी भी थ्योरम्स आपने प्रूव करनी है सब बाय डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन, इसी के बेस पे करनी है। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, 2 में से 1 जब माइनस किया, आर प्लस डेल्टा आर, ये माइनस ये आर किया आपने, या आप ये ले लें एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी किया। दोनों ही चीज़ों में ये आपका क्या आ रहा है, इधर सी है इधर भी सी है, सी माइनस सी, ये जीरो आ जाता है। यहाँ पे डेल्टा आर इज इक्वल टू जीरो आ गया। फिर डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, जीरो बाय डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। यहाँ भी करेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो लिमिट भी आपको सॉल्व करनी आती है, आपने 12th क्लास में किया। दिस इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे ये क्या हो गया, ये डी आर बाई डी टी हो गया, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ डैश टी, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से आ गया आपका जीरो वेक्टर लिखेंगे यहाँ पर हम,
जीरो वेक्टर, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर है, वेक्टर की डिफरेंशिएशन वेक्टर आती है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर एफ ऑफ ए स्केलर वेरिएबल टू बी कांस्टेंट इज देयर डेरिवेटिव इज जीरो। ये यही बात है जो अभी हमने किया है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लेके कर रहे हैं। इसमें हम देखो ये है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए वेक्टर एफ ऑफ ए स्केलर वेरिएबल, फॉर ए वेक्टर एफ ऑफ ए स्केलर वेरिएबल मीन्स वेक्टर एफ आपने लिया, फॉर ए वेक्टर एफ ऑफ ए स्केलर वेरिएबल टू बी कांस्टेंट इज, वेक्टर एफ कब कांस्टेंट होगा, इफ एंड ओनली इफ, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है ना, इफ एंड ओनली इफ df बाई dt इज इक्वल टू जीरो, जो अभी हम बात कर रहे थे। हम क्या करेंगे, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है तो एक बार वेक्टर f को कांस्टेंट लेके चलेंगे और हम ये प्रूव कर देंगे कि df बाई dt इज इक्वल टू जीरो। फिर कन्वर्सली हम क्या करेंगे, df बाई dt इज इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे और वेक्टर f को कांस्टेंट प्रूव कर देंगे। तो पहले हम ये ले लेते हैं नेसेसरी कंडीशन में, नेसेसरी कंडीशन में लेट वेक्टर f इज इक्वल टू कांस्टेंट, लेट वेक्टर f इज ए कांस्टेंट वेक्टर। तो हम क्या करते हैं, वेक्टर f को कैसे लिखते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, हम इसको लिखेंगे f1i प्लस f2j प्लस f3k। आपने नोट किया होगा मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में t नहीं लिखा, मैंने ऐसे नहीं लिखा है f1t, f1t तो एक फंक्शन हो गया ना, वेरिएबल हो गया कि t की डिफरेंट वैल्यूज पे डिफरेंट डिफरेंट आता जाएगा। यहाँ पे f1 f2 f3 क्या है, ये कांस्टेंट है, तभी ये कांस्टेंट वेक्टर है। इसको आई जे के में इसलिए लिखा क्योंकि ये वेक्टर है, इसलिए इसको आई जे के की फॉर्म में लिखना है। जैसे पोजीशन वेक्टर आर नहीं लिखते एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ऐसे ही यहाँ पे हमने लिखा है। और ये F1 F2 F3 क्या है, ये कांस्टेंट है, F1 F2 F3 बिलोंग्स टू C, दीज आर कांस्टेंट, राइट, ऐसे लिख लो आर कांस्टेंट्स, आर कांस्टेंट्स। तो अब आप क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है, हम प्रूव करते हैं df बाई डी टी, अब ये कांस्टेंट है तो df बाई डी टी इज इक्वल टू, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, अभी पीछे शायद मैंने आपको ये बताया नहीं है कि पीछे जब हमने वेक्टर लिखा था ना, अभी बता देती हूँ, f ऑफ t इज इक्वल टू f1t i प्लस f2t j प्लस f3t k। तो वेक्टर f जो है, वेक्टर f की डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, इसकी जो डिफरेंशिएशन है, दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस, साथ में i प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस, ऐसे ही मतलब वेक्टर f डिफरेंशिएबल है। अगर f1t भी डिफरेंशिएबल है, f2t भी और f3t भी, तीनों ही डिफरेंशियल होने चाहिए कंपोनेंट, और तीनों डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, तीनों की यहाँ पर तीनों का डेरिवेटिव लिख देते हैं। कंटिन्यूटी के लिए भी यही चीज़ होती है और लिमिट के लिए भी यही चीज़ होती है सेम। तो अब यहाँ पर हमने इसका डिफरेंशिएशन लेना है, तो हमने इन तीनों का डिफरेंशिएशन लेना होगा। f1 क्या है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे क्या आएगा, जीरो आएगा। फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये भी जीरो आएगा। जीरो मल्टीप्लाई कुछ भी हो सब जीरो, तो df बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो आ गया आपका, राइट। ये लेकर चले थे, ये प्रूव कर दिया। अब आपको उल्टा लेना है, df बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो लेना है आपको, और प्रूव करना है कि वेक्टर कांस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, f ऑफ t इज इक्वल टू f1t i प्लस f2t j, ये वेक्टर ले लेते हैं, f3t k। वेक्टर मैंने एनी वेक्टर लिया है, मैंने t इसलिए लिया कि एनी वेक्टर लिया, और इसको मैं कांस्टेंट प्रूव करूंगी। किसकी हेल्प से प्रूव करूंगी, अब ये लेके चल रहे हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, df बाई डी टी इज इक्वल टू ये df1 बाई डी टी, फिर df2 बाई डी टी आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं, अभी मैंने आपको बताया, df3 बाई डी टी के, राइट। अब ये हमें गिवन है, दिस इज इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो है, ये जीरो कब होगा, जब ये कंपोनेंट्स इंडिविजुअली जीरो होंगे, इनको सेपरेटली जीरो होना पड़ेगा। जब ये कंपोनेंट सेपरेटली जीरो होंगे, df1 बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, तो अगर ये जीरो है तो इसका मतलब क्या है, ये f1 क्या है, f1 कांस्टेंट है, f1 कांस्टेंट है, ऐसे f2 कांस्टेंट है,
और ऐसे F3 कांस्टेंट है। अभी मैंने आपको कांस्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन बताई है जिसमें ये तीनों कंपोनेंट्स कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर तीनों कंपोनेंट्स कांस्टेंट है तो वेक्टर कांस्टेंट है, इसका मतलब जो वेक्टर F लिया था हमने वो कांस्टेंट है। हमने ये लिया था और ये प्रूव कर दिया, राइट। ये इस तरह से हमने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इसकी कर ली है। और अब आगे है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर F ऑफ ए स्केलर वेरिएबल t टू हैव ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। अभी मैंने जो आपको तीन चीज़ें बताई थी कि एक में क्या होता है कि ये वेक्टर फंक्शन इटसेल्फ, या फिर दूसरा मैंने टाइप बताई थी जिसमें कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है और वेरिएबल डायरेक्शन होती है। तीसरी टाइप बताई थी जो कांस्टेंट डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड वेरिएबल होता है। तो इन पे हम बेस्ड थ्योरम्स करेंगे। तो थ्योरम्स करेंगे, ये तीन थ्योरम्स हैं। एक ये है कि द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज कांस्टेंट, एक जो हमने कर ली है फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज द वेक्टर फंक्शन f इज कांस्टेंट, ये जो अभी हमने किया है f कांस्टेंट, f इज कांस्टेंट, देन df बाय dt इज इक्वल टू 0, एक हमने ये कर ली है। सेकंड है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर f इज कांस्टेंट, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ f इज कांस्टेंट होता है तो f डॉट df बाय dt इज इक्वल टू 0 होता है। ये डॉट प्रोडक्ट तब उस केस में 0 होती है। f डॉट जो वेक्टर f आपको गिवन है वो, और उसके साथ जो आपने डेरिवेटिव लिया उसके साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इक्वल टू 0 होती है। फिर थर्ड हमारे थ्योरम है कि इफ डायरेक्शन इज कांस्टेंट, अगर डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन वेक्टर f है ना, तो इसकी डायरेक्शन हम कैपिटल F ले लेते हैं। ये वेक्टर f है, जैसे इसकी डायरेक्शन ले लेते हैं कैपिटल F। अगर कैपिटल F जो है, ये कैपिटल F कांस्टेंट है, F ये कैपिटल F के ऊपर यूनिट वेक्टर लगा दी, यूनिट वेक्टर F जो है वेक्टर F की हम डायरेक्शन ले लेते हैं यूनिट वेक्टर F। अगर ये कांस्टेंट है तो क्रॉस प्रोडक्ट कांस्टेंट होती है, F के साथ df बाय dt का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है, ऐसे होता है। फिर से बता रही हूँ, वेक्टर F कांस्टेंट है तो df बाय dt ये 0 होता है, और अगर ओनली मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो डॉट प्रोडक्ट डेरिवेटिव के साथ 0 होगा, और अगर डायरेक्शन कांस्टेंट है तो क्रॉस प्रोडक्ट डेरिवेटिव के साथ 0 होगा। ये 3 थ्योरम्स हैं, इनमें से एक थ्योरम अभी हमने कर ली है, बाकी दोनों भी इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। बाकी दोनों थ्योरम्स और कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, थैंक यू।